सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आपसे ये स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वन शॉर्ट वीडियो होने वाली है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं और क्या है इस चैप्टर में वो चीज मैं आपको बताने वाला। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहूंगा कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। और साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है मेरा दोस्त, नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, वी आर द ह्यूमंस। ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन हम हमारे लाइफ में कई सारी एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज मतलब क्या होता है सर? जब मैं एक्टिविटीज की यहाँ पे बात करता हूं तो हम यहाँ पे कई सारे क्या काम यहाँ पे हम करते हुए क्या दिखाई देते हैं। ठीक है, अब कुछ जो काम होते हैं, देखो अब जो भी काम हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक तरीके से एक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग एक्टिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी होती है जो दो तरह की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब होता क्या है? देखो एक चीज अगर मैं बात करूं, जब कभी भी एक इंसान कोई भी काम कर रहा है किसके लिए? पैसों के लिए अगर काम कर रहा है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी काम जो इंसान पैसों के लिए नहीं कर रहा, अपने इमोशंस के लिए कर रहा, अपनी फीलिंग्स के लिए कर रहा है, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे आपके पापा है, आपके पापा जॉब पे जाते हैं या फिर बिजनेस रन करते हैं, जॉब पे जा रहे हैं फिर बिजनेस रन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक काम है, यानी वो भी एक एक्टिविटी है, लेकिन वो काम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पापा को पता है कि मैं जब जॉब करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे? मुझे दो पैसे मिलेंगे। तो उस एक्टिविटी को मैं क्या बोलूंगा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलूंगा। आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, आपको खाना बना के देती है, क्या इस मोटिव से बना के देती है कि आपको खाना बनाने के बाद आपको खाना बना के देने के बाद आपको प्यार करने के बाद उनको कुछ पैसे मिलेंगे? नहीं, वो एक फीलिंग है, वो एक इमोशंस के लिए करती है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहेंगे? जैसे मैं अलग स्कूल में जा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अलग स्कूल में पढ़ा रहा हूं, अब अलग अलग स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने के पीछे का मेरा मेन मोटिव क्या है कि भाई मैं जाऊंगा कहीं पे लेक्चर लूंगा तो लेक्चर के बदले मुझे क्या मिलेंगे? मैं जितने लेक्चर्स लूंगा उतने उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे। तो वहां पे मेरा मेन मोटिव क्या? पढ़ाना तो है ही, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ क्या पैसे कमाना भी है। तो ये मेरी जो एक्टिविटी होगी इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे को समझा रहा हूँ, बेटा ऐसा नहीं करते यार, ये जिंदगी में नहीं, क्या मुझे उसको समझाने के पैसे मिल रहे हैं? क्या मुझे उसको लाइफ लेसन्स देने के पैसे मिल रहे हैं? नहीं। ठीक है, तो वो मेरा क्या होगा? वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। समझ में आ गया? ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्टिविटी है जो पैसों के लिए किया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसा कोई भी काम जो पैसों को लिए नहीं किया जाता, पैसे के लिए नहीं किया जाता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, यही चीज लिखिए। देखो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोस ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू सेटिस्फाई पर्सनल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल सेंटिमेंट। सही बात है, मैं मंदिर जा रहा हूं, मंदिर में जाके पूजा कर रहा हूं, तो क्या मंदिर में पूजा करने के बाद क्या मुझे उसका पैसे मिलने वाले? नहीं, अब मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब मुझे एक चाय मिली है, ठीक है, चाय पैसों के लिए मिली नहीं, ये क्या हो गया? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। समझ में आ गया? तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो क्या किया जाता है, जो पैसों के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, पैसों के लिए नहीं किया जाता, उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सिर्फ अपने पर्सनल, अपनी सोशल, अपनी रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंटल्स को की जो रिक्वायरमेंट है पूरा करने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जैसे आप क्या करो? आप किताबें पढ़ रहे हो, क्या किताबें पढ़ने से आपको पैसे मिल रहे? नहीं सर, तो किताबें पढ़ने से पैसे कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो आपकी क्या होगी? वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इतना क्लियर होगा? आपकी मम्मी खाना बना के दे रही है आपको, ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आई होप सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये क्लियर हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या दिया है बोलो? देखो, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर मनी और मनी वर्थ। मतलब सीधी सीधी बात है, ऐसा कोई भी काम जो पैसों या फिर पैसों के लिए किया गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहते हैं। होप सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पढ़ने जैसा कुछ है नहीं है फिलहाल हमारे बुक में। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम प्रोफेशन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे चलकर और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बिजनेस में क्या जाएंगे। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जब कभी भी ऐसा कोई भी बंदा एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटी मतलब जहां पे प्रोडक्शन कर रहा हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो, ठीक है,
और किस मोटिव से कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव से कर रहा हो, तो उसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस मतलब क्या होता है, बिजनेस मतलब एक इंडिविजुअल का इफेक्ट हो सकता है, मतलब एक अकेला बंदा भी बिजनेस चलाता है, या फिर कुछ लोग मिलके भी क्या करते हैं, बिजनेस क्या करते हैं, किस मोटिव से, प्रॉफिट कमाने के मोटिव से। तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या कहते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग आपका बिजनेस क्या कहते हैं। समझ में आ गया क्या बोला गया। According to Professor Hani, business activities are all those human activities which are directed towards the production and processing of wealth। मतलब क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज, ये बिजनेस एक्टिविटीज ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो किस लिए की जाती है, जो प्रोडक्शन करने के लिए की जाती है, या फिर वेल्थ को प्रोसेस, मतलब जो एसेट्स होते हैं, ठीक है, जो संपत्ति होती है उसको प्रोसेस किया जाता है ताकि उसको और ज्यादा क्या बढ़ाया जा सके। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बिजनेस क्या कहते हैं। मान लीजिए मुझे पेंसिल बनाना है, ठीक है, पेंसिल बनाना, मैं क्या कर रहा हूं, पेंसिल बना रहा हूं, मतलब एक नया गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, मतलब बना रहा हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा बिजनेस हो गया। और मेरा मोटिव क्या, प्रॉफिट कमाना, तो ये मेरा बिजनेस हो गया। ठीक है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, और जिसका मोटिव क्या प्रॉफिट कमाना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बिजनेस क्या कहते हैं। इतना क्लियर है कि बिजनेस मतलब होता क्या है। बिजनेस मतलब ऐसी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, या फिर वेल्थ को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या की जाती हो, और उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस क्या कहते हैं। और फीचर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की क्या क्या खास बात है, उसको हम लोग थोड़ा सा यहां पे समझेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। पहला क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही बात है। अब यहाँ पे एक इंसान जो है बिजनेस करता क्यों है, इसका बिजनेस करने का मेन मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, ठीक है, प्रॉफिट कमाना। सही बात है, ताकि वो अपनी जिंदगी का जो गुजारा बसारा कर सके, और साथ ही साथ बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से लेके चले। अब आप बोलेंगे कि सर बिजनेस तो पैसा कमा के दे रहा है, लेकिन मेरे दोस्त बिजनेस को भी चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर बिजनेस में पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या बिजनेस चल पाएगा, नहीं। सर बिजनेस में पैसा क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सैलरी देने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस बिल को पे करने के लिए, बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हो उनको इनकर करने के लिए। तो इन सभी के लिए क्या चाहिए रहता, पैसा चाहिए रहता। और एक इंसान बिजनेस करता है तो बिजनेस इसी मोटिव से करता है कि मैं जब बिजनेस रन करूंगा तो मुझे कुछ पैसा है जिससे मैं बिजनेस भी चला पाऊंगा, और मेरे जो पर्सनल लाइफ है उस पर्सनल लाइफ का मैं गुजारा बसारा भी क्या कर सकूंगा, प्रॉफिट जो कमाऊंगा उसकी वजह से। ठीक है, ये कोई लव, कोई प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स में नहीं किया जाता बिजनेस। बिजनेस का एक ही मोटिव होता है कि भाई पैसे कमाना। बोलने के लिए जो दुकानदार होते हैं, जो बिजनेसमैन बोलते हैं, वो सीधा कहते हैं, सेंटीमेंट लाइन में आते हैं, हम तो लोगों का भला करने के लिए बैठे, हम लोगों की सेवा करने के लिए बैठे। लेकिन भाई वो सेवा होती है, लेकिन सेवा के पीछे मेवा छुपा होता है। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। अगर उनको प्रॉफिट जिस दिन नहीं होगा ना धंधे में, वो धंधा करना छोड़ देंगे भाई, सीधा बात है। ठीक है, वो तो मीठी बोलचाल होती है कि भाई कस्टमर एकदम फ्लैट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे दो पार्टीज होती है। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी ट्रांजैक्शंस होता है बिजनेस में, क्या होता है, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है, लेन देन होता है। ठीक है, जहां पे कुछ सामान खरीदा जाता है तो या फिर कुछ बेचा जाता है। और जब कभी भी सामान खरीदा या फिर बेचा जाएगा, कम से कम उसमें दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब वो दो लोग कौन होंगे, एक जो सामान खरीदा है और एक जो सामान बेच रहा है। अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो मैं क्या हो गया, मैं सेलर हो गया, और जो सामने कस्टमर जो सामान खरीद रहा है वो क्या हो गया, वो बायर हो गया। तो जो खरीदता है उसे बायर बोलते हैं, और जो बेचता है उसे सेलर बोलते हैं। सेम तरीके से आप सामान बेचने के लिए मुझे भी तो कहीं से सामान खरीदना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं कहीं सामान खरीद के लेके सप्लायर से, तो सप्लायर बेच रहा है तो सेलर हो गया, और मैं क्या हो गया, उस कंडीशन में बायर। फिर मैं सामान लेकर आऊंगा, मैं बेच रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, मैं सेलर हो गया, और सामने जो कस्टमर खड़ा है वो क्या हो गया, बायर हो गया। क्लियर हो गया, इतना पार्ट क्लियर है। तो हमेशा जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है, बिजनेस की जो लेन देन होती है, वो हमेशा दो लोगों की सहमति से होती है। वो दो लोग कौन होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। अगर सेलर बेचना चाहेगा तभी बायर खरीदेगा, और बायर जब खरीदना चाहेगा तभी सेलर बेचेगा। सही बात है। अगर बायर खरीदना नहीं चाहता तो मैं ऐसे बोलूंगा, भाई ले 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 उसको चिपकाऊंगा क्या, नहीं उसको मैं चिपकाऊंगा नहीं, चिपका नहीं सकता। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सेलर और बायर की जब कभी भी बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें सेलर और बायर दोनों की ही मंजूरी की जरूरत होती है, तभी एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस का लेन देन हो पाता, वरना लेन देन ना हो पाए। और हमेशा बिजनेस में कम से कम दो पार्टीज तो इन्वॉल्व रहती है, आगे चलकर दो से ज्यादा भी रह सकती है, लेकिन कम से कम दो लोग तो रहते ही है इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। बिजनेस रन क्यों किया जाता है, बिजनेस रन किया जाता है प्रॉफिट मोटिव से। इनका मेन एम होता है कि भाई मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, और इसलिए और प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, सेल्स को बढ़ा के, ठीक है, या फिर सामान सस्ता कर दे। जो कॉम्पिटिटर अगर वो 100 रुपए में बेचे, मैं भाई 90 रुपए में बेचूंगा, 10 रुपए सस्ता बेचूंगा, तो कस्टमर्स कहेंगे 100 रुपए वाले, नहीं 90 वाले के पास चलो रे भाई, चलो चलो,
तो 90 वाले के पास से जाके क्या वो लेंगे। समझ में आया? इतना पार्ट क्लियर है। ये क्या प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट ही मदद करता है कि बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म तक क्या रन कर सके। फिर अगला क्या आता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिफोर एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज दे शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे क्या बोला गया? जब भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जाते हैं, ट्रांजेक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन की जा रही है, उससे पहले ये जरूरी बन जाता है कि हम गुड्स और सर्विस को क्या करें? मैन्युफैक्चर करें, उसको प्रोड्यूस करें। ठीक है, और जो मेन एम होता है क्या? एक ही सेल करना है। और बट ऑब्वियसली जो भी गुड्स बनेगा उसको हम घर पे रख के हम उसकी आरती उतारेंगे नहीं। उसका गुड्स बनाया तो किस लिए बनाया? ताकि हम उसको कस्टमर को क्या बेच सके और उससे हम क्या कमा सके? उससे हम प्रॉफिट क्या कमा सके। अब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सही बात है। देखो बिजनेस में लेन देन क्या होता है? गुड्स की होती है या फिर सर्विसेज की होती है? गुड्स मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी सामान, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। सर्विस मतलब क्या होता है? जो भी सर्विस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको सर्विस, ये सर्विस है। ठीक है, आप सैलून में जाते हो, बाल आपका करता है, ये सर्विस है। क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर है। तो यहाँ पे बिजनेस में जो एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस का, पैसे या फिर पैसे की कीमत पे। गुड्स जो रहते हैं, गुड्स मेड फॉर पर्सनल यूज, गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज होती है, ये सारी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है। आपने अपने दोस्त को गिफ्ट दिया, क्या आप प्रॉफिट कमाने के मोटिव से दिया? नहीं, वो बस आपका एक इमोशन था, आपके सेंटिमेंट्स है, इसलिए आपने गिफ्ट दिया। आपका बाजू में एक अनाथालय, उसमें आपने क्या किया? आपने डोनेशन दे दिया, क्या उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना था? नहीं, वहां पे भी आपने गुड्स एक्सचेंज गुड्स दिया है, लेकिन वहां पे आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं था, तो बिजनेस एक्टिविटी में आएगा क्या? नहीं। जब कभी भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज का लेन देन किया जा रहा है प्रॉफिट मोटिव से, बिजनेस के फायदे के मोटिव से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। फिर अगला क्या आता है? अगला आता है डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज। हर एक बिजनेस जो होता है वो डील करता है किसमें? गुड्स और सर्विसेज में। बिना गुड्स और सर्विस के बिजनेस जो होता है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। देखो यहाँ पे बोलता हूँ, कोई भी बिजनेस जो रन करता है ना, वो दो ही चीजों, और मार्केट में भी आपको दो ही चीजें मिलती हैं, या तो एक गुड्स मिलेगा या तो सर्विस मिलेगा। अब या तो मैं गुड्स बेच रहा हूँ या तो मैं सर्विस दे रहा हूँ। अगर मैं गुड्स नहीं दे रहा तो सर्विस दे रहा हूँ, अगर मैं सर्विस नहीं दे रहा तो गुड्स दे रहा हूँ। आप कोई भी बिजनेस में चले जाओ, कोई भी बिजनेस चले जाओ, तो दो ही चीजें देता है, गुड्स या फिर सर्विसेज। ठीक है, या तो आपको गुड्स कोई सामान दे रहा होगा या फिर आपको किसी तरह की सर्विस दे रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक सर्विस है, सलाह में जा रहा हूँ, आपका हेयर कट हो रहा है, वो एक सर्विस है। ठीक है, आप दुकान पे जा रहे हो, बिस्लेरी की बोतल ले रहे हो, ये गुड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो कोई बिजनेस जो रहता है, या तो गुड्स बेचेगा या तो सर्विस बेचेगा। अब यहाँ पे भी गुड्स जो रहता है वो दो तरीके के, एक होता है इंडस्ट्रियल गुड और एक होता है कंज्यूमर गुड। अब आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड? तो देखो, इंडस्ट्रियल गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जो आगे चलकर प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जहां पे उसको इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है ताकि उसमें आगे और क्या किया जा सके, आपका प्रोडक्शन किया जा सके और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके। कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है? एक ऐसे गुड्स, एक ऐसा सामान जो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो क्या कर सके, उसको यूज कर सके, कंज्यूम कर सके। अगला क्या बोलता है? कंटिन्यूटी इन डीलिंग्स। अब यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात है, बिजनेस अगर चलाना तो हमारा रेगुलरली उसको क्या खरीदना और बेचना पड़ेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन पूरी बिजनेस एक्टिविटी को रन नहीं कर सकता। समझ में आ गया? बिजनेस में हमेशा जो गुड्स को खरीदना और बेचना क्या लगा रहता है और लोग करते रहते हैं, तभी बिजनेस आगे चल पाएगा, वरना चल नहीं पाएगा। इतना बात क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सबको? अनसर्टेन रिटर्न, सही बात। अब बिजनेस में फिक्स नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते या फिर गारंटी नहीं कर सकते हो कि भाई अपने को बस प्रॉफिट होगा, लॉस कभी होएगा ही नहीं। और ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आप हमेशा आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं। बिजनेस एक ऐसी चीज है, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमा सकते हो, आप लॉस भी क्या कर सकते हो, लॉस भी बेयर कर सकते हो। तो बिजनेस एक ऐसी चीज है। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब हर एक बिजनेस में एक रिस्क होता है। क्या होता है? रिस्क होता है, और रिस्क को कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, उसको कम जरूर कर सकते हो। कम कैसे करोगे? आप सही डिसीजन लेके, सही निर्णय लेके, सही प्लानिंग लेके, सही स्ट्रैटेजी लेकर आप जो आगे आने वाले जो लॉसेस है उसको क्या कर सकते हो, उसको कम कर सकते हो। फिर अगला आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सही बात है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का। कोई भी बिजनेस अगर रन हो रहा है तो वहां पे मेन मोटिव होता है कि जो कंज्यूमर है हमारे पास, उसको क्या करना है, हमें सेटिस्फाई करना है। क्योंकि अगर उसको हम क्वालिटी गुड्स देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तभी वो वापस आएगा और 4 लोगों को साथ में लेकर आएगा। अगर उसको अच्छी सर्विस नहीं दे रहे, अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे, आलतू फालतू कुछ भी चिपका दे रहे, तो भाई वो वापस आने वाला नहीं है, और बिजनेस की जो बदनामी करेगा वो अलग। क्लियर हो गया? इतना पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है,
नो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज अबाउट प्रोफेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखो ये भी पैसे के लिए ही किया जाता है, ठीक है, ऐसे पैसे के लिए ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक इंसान होता है, जो एक व्यक्ति होता है, जो एक इंडिविजुअल होता है, वो क्या करता है, वो अपनी एजुकेशनल नॉलेज, मतलब जो जिसमें उसने डिग्री हासिल की होगी, जिसमें उसने पढ़ाई की होगी, ठीक है, उस नॉलेज को और उस स्किल को यूज करके वो क्या करता है, वो लोगों को सर्विस देता है और उसके बदले वो क्या कमाता है, पैसे कमाता है। जैसे एक डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी आपको सर्विस देता है, आपको बुखार है, आप बीमार हो, ठीक है, आपको क्या देता है, आपको दवाइयां देता है। वो दवाई ऐसी दे देता है क्या ना, हक कुछ होते हैं झोला छाप, वो अलग बात है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं एक प्रोफेशनल की बात कर रहा हूं, एक जो डॉक्टर जिसने MBBS किया होगा, BHMS किया होगा, ठीक है, जिसने उस चीज के लिए क्या पढ़ाई की होगी, वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई के बलबूते पे और उसकी जो एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस को यूज करके आपको सर्विस देता है, ताकि वो क्या कर सके, वो कुछ पैसे कमा सके। सही बात है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर ऐसी दवा दे देता है, भाई तेरे किडनी में हार्ट अटैक आ रहा है, किडनी में हार्ट अटैक आता है क्या, नहीं, हाँ नहीं आता है ना, वो कौन देगा, वो जो झोला छाप होगा वो देगा, ठीक है। लेकिन जो एक अच्छा खासा डॉक्टर होगा, जिसने पढ़ाई की होगी, उसको पता होगा कि किडनी में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है ना, समझ में आ गया। तो वो क्या करेगा, वो सर्विस को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। तो यहाँ पे समझ लो, प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पे जो एक इंडिविजुअल होता है क्या करता है, अपनी एजुकेशनल नॉलेज और अपने स्किल्स को क्या करता है, यूज करता है, ठीक है, एजुकेशनल नॉलेज अपने स्किल्स को यूज करता है और लोगों को सर्विस देता है और उसके बदले पैसे कमाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशन कहते हैं। अब चलो, अब इसका एम क्या होता है, इसका एम ये होता है कि सबसे पहली चीज ये क्या करता है, इसका एक ये अपनी इनकम क्या जनरेट करना इसका मेन मोटिव होता है। इसका मेन मोटिव दो होता है, या सबसे पहली चीज होती है कि वो अपने कस्टमर्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को एक सर्विस दे सके अच्छी, और साथ ही साथ उनसे क्या कुछ अच्छी इनकम क्या कमा सके। फिर क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पे है, एक जो पर्सन होता है, ठीक है, जो प्रोफेशन में काम कर सकता है तभी काम कर सकता है जब उसके पास एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एजुकेशनल डिग्री हो, स्किल हो, ठीक है, फॉर्मल ट्रेनिंग हो गया। जैसे मुझे लॉयर बनना है तो मैं ऐसे जाके लॉयर नहीं बन पाऊंगा कि भाई खड़ा हो गया, भाई मैं वकील रहा हूं, मैं आपका केस लड़ता हूं, नहीं, मुझे वकील कब कहा जाएगा, जब मैं लॉ की डिग्री हासिल करूंगा, जो लॉ की जो एग्जाम्स होती है वो मैं जब दूंगा, तभी मैं क्या कहलाऊंगा, मैं प्रोफेशनल लॉयर क्या कहलाऊंगा, तभी मैं जो लॉयर का जो प्रोफेशन है उसको मैं प्रैक्टिस कर पाऊंगा। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर मैं ऐसे ही बन सकता हूँ, नहीं, डॉक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, मुझे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, तब मैं उस प्रोफेशन में अच्छे से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। तो यहाँ पे प्रोफेशन में आपको एक सर्टेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं होता है। अगला क्या आता है, फाइनेंशियल रिटर्न। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो इनकम होती है वो फिक्स होती नहीं है, ये सीधी सीधी बात है, ये किस पे डिपेंड करती है, आप काम कैसे करो उस पर डिपेंड करते है। अब देखो, एक जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर दो काम कर सकता है, पहला क्या, खुद का क्लिनिक खोल ले, ठीक है, तो वहां पे इनकम का कुछ भरोसा नहीं है। अगर आपके पेशेंट्स आ रहे, अच्छे खासे पेशेंट्स आ रहे तो कमाई आप बहुत अच्छा करोगे, अगर पेशेंट्स आ रहे नहीं तो कमाई ना के बराबर करोगे। लेकिन हाँ, वही डॉक्टर क्या कर रहा है, जब किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसको क्या मिलती है, उसको एक फीस मिलती है, सही बात है, तो वहां पर उसकी इनकम फिक्स हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रोफेशन है बंदा तो क्या कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना खुद का एक फर्म रन कर रहा है, या फिर वो आप किसी पर्टिकुलर फर्म के अंडर काम कर रहा है। अगर पर्टिकुलर फर्म के अंडर काम कर रहा है तो उसको एक फीस मिलती है, लेकिन अगर वो खुद से एक फर्म रन कर रहा है तो भाई उसकी इनकम क्या होती है, उसकी इनकम फिक्स होती नहीं है। इतना बात क्लियर। कैपिटल, ठीक है, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशनल कैन एक्सेप्ट इन जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सीधी बात है, मैंने ये पहले ही बताया कि प्रोफेशनल जो बंदा है, जो प्रोफेशन है, वो क्या कर सकता है, या तो खुद से एक फर्म चालू कर ले और अपना सर्विस दे लोगों को, या फिर किसी पर्टिकुलर फर्म को या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले और उसमें जॉब करे। अब जॉब कर रहा है तो मैटर ही नहीं आता, हाँ, लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, वो खुद का एक फर्म रन कर रहा है तो उसको एक अच्छी खासी कैपिटल मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैसा जो बिजनेस को चालू करने के लिए और उसको रन करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब ये बंदा प्रोफेशन है, ठीक है, वो डॉक्टर है, वो खुद का हॉस्पिटल चलाना चाहता है, तो अब हॉस्पिटल एक तरह का बिजनेस ही है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो तो बिजनेस ही है, ठीक है। अब बिजनेस कर रहा है तो उसको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग चाहिए रहेगा, फिर उसके बाद वार्ड्स पे जो बेड होते हैं वो चाहिए रहेगा, अलग अलग मशीनें चाहिए रहेंगे जो सस्ती नहीं आती, बहुत अच्छी खासी महंगी आती है, ठीक है, तो वहां पे उसको अच्छा खासा पैसे की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया, हाँ, लेकिन एक चीज है, ये जो
कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये डिफर करती है प्रोफेशन टू प्रोफेशन। हो सकता है कुछ प्रोफेशन जैसे लॉयर का प्रोफेशन है, उसमें फॉर एग्जांपल इतना इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, तो डॉक्टर के अगर वो खुद का फर्म ओपन करना चाहता है, तो लीगल फर्म ओपन करना चाहता है, तो ठीक है, तो डॉक्टर के कंपैरिजन में लॉयर को कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या और किस तरह का फर्म आपके ओपन करना चाहते हैं। फिर आता है रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उन सभी का एक काउंसिल होता है, और उस काउंसिल का उनको क्या लेना पड़ता है, उनको उस काउंसिल में उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और प्लस उसका मेंबरशिप का लेना पड़ता है। और वो काउंसिल के जो भी रूल्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को उसको फॉलो करना पड़ता है। मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब एक सेट ऑफ रूल्स उसको फॉलो करना पड़ता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब देखो एक बिजनेस है, दादा चला रहे थे, दादा ने अपने बेटे को दिया जो मेरे पापा है, फिर पापा ने मुझे दिया। तो बिजनेस ट्रांसफरेबल है, लेकिन एक प्रोफेशन ट्रांसफरेबल है क्या? नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर कब बनेगा? जब डॉक्टर की पढ़ाई करेगा तभी बनेगा, वरना डॉक्टर बन नहीं सकता। एक लॉयर का बेटा लॉयर कब बनेगा? जब वो लॉयर की पढ़ाई करेगा तभी बन सकता है, ठीक है, वैसे लॉयर नहीं बन सकता। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है, समझ में आ गया? प्रोफेशन कभी भी ट्रांसफर किया जा नहीं सकता। नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क अगर मैं बात करूं, प्रोफेशंस क्या करते हैं? अपनी फीस चार्ज करते हैं, किसके बदले में? एक्सपर्ट सर्विस के बदले में। जब भी एक आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, जब आपके ऑफिस का लेआउट बना के दे रहा है, मतलब एक डिजाइन बना के दे रहा है कि आपके ऑफिस में बॉस का केबिन यहाँ होना चाहिए, आपके मैनेजर का केबिन यहाँ होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर जो बाकी एम्प्लॉयज काम करते हैं इनके डेस्क ऐसे ऐसे होनी चाहिए, तो ये पूरा एक लेआउट बना के दे रहा है। तो उसके बदले वो क्या चार्ज करता है? उसके बदले वो फीस चार्ज करता है। समझ में आ गया? तो प्रोफेशंस को कभी भी फीस दी जाती है। डॉक्टर को आप बोलोगे नहीं कितना हो गया, आप बोलोगे आपकी फीस कितनी है, ये बोला जाता है। समझ? टीचर को आप कभी भाई तेरा कितना हो गया महीने का, आप ये नहीं बोलते सर आपकी फीस कितनी होगी, ये बताओ। समझ आया? तो प्रोफेशंस को हमेशा फीस दी जाती है। क्लियर है? अब अगला आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? सीधी सीधी बात है, देखो ऐसी कोई भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हम क्या करें, हम किसी और के लिए काम करें, किसी और के लिए मतलब किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए काम करें, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, तो वहां पे उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? इतना बात क्लियर है? तो एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है क्या? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। जब कभी भी हम क्या करें, हम किसी और के लिए क्या करें, अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो सर्विसेज, अपनी जो नॉलेज है, वो क्या कर रहे हैं? रेंडर कर रहे हैं किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं। अब यहाँ पे दो लोग होते हैं, जो जॉब देता है वो एम्प्लॉयर होता है, और जो जॉब लेता है वो एम्प्लॉय होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फर्म है, आप आ रहे हो, मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, तो मैं एम्प्लॉयर कहलाऊंगा। अब जॉब ले रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? एम्प्लॉय कहलाओगे। और ये तभी, और इसके बदले क्या मिलती है? एक रेम्यूनरेशन, मतलब एक सैलरी मिलती है, ठीक है, रिटर्न में सैलरी मिलती है। और वो दोनों डिसाइड किए दोनों के ऊपर चलता है। एक नहीं कि एक ने बोल दिया 10,000 तो भाई 10,000 मिलेगा, नहीं, एम्प्लॉयर की भी रजामंदी होनी चाहिए और एम्प्लॉय की भी रजामंदी होनी चाहिए, तभी वो रेम्यूनरेशन क्या होता है? क्लियर होता है। डन। अब यहां पे क्या होता है? ये एम्प्लॉयमेंट का मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है कि पैसा कमाना, ठीक है, ताकि वो अपनी जो नीड्स है वो क्या फुलफिल कर पाए, और साथ ही साथ जो स्किल्स रहती है, जो नॉलेज होता है, उसको यूज करके वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या अच्छी सर्विस क्या दे सके। क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे हर एक जॉब को क्या चाहिए रहती है? कोई ना कोई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रहती है। स्किल्ड जॉब जो रहती है जिसमें स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे टीचिंग, एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, यहाँ पे कोई भी आके नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तो वहां पे आप क्या क्या चाहिए? एक स्पेशल एजुकेशन भी चाहिए रहता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर भी किसी और हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो डॉक्टर का जो काम है, डॉक्टर का जो जॉब है, कोई भी कर सकता है क्या? नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? हमें एक स्पेशल स्किल्स चाहिए। क्या चाहिए? एक स्पेशल स्किल्स चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए, तो उसे हम स्किल्ड जॉब बोलते हैं। कुछ होते हैं अनस्किल्ड जॉब होते हैं, यानी सामान उठा के रखना, ये कोई स्किल नहीं है, अनस्किल्ड जॉब है, ठीक है, तो इसके लिए आपका स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मॉनिटरी रिटर्न्स, ठीक है, जो एम्प्लॉय होता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, या तो उसको वेजेस मिलते हैं, वेजेस मतलब अगर जो डेली बेसिस पे जो पैसे मिलते हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं, जो महीने में पैसे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी बोलते हैं। अब जो वेजेस होता है और जो सैलरीज होती है वो क्या पहले से फिक्स की कर ली जाती है? जो वेजेस होते हैं वो डेली या फिर वीकली बेसिस पे मिलते हैं, लेकिन जो सैलरी होती है वो क्या मिलती है? वो महीने में क्या मिलती है। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है, जैसे बोनस मिल गया, हाँ, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कैंटीन का जो खाना होता है उसमें थोड़ी सी छूट मिल जाती है, पीएफ वगैरह होता है, ये ऐसे बहुत सारे फीचर्स और मिलता है। कैपिटल, यहाँ पे एम्प्लॉय को कोई भी कैपिटल की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो किसी और के अंडर क्या जॉब करने जा रहा है। हाँ, एम्प्लॉयर जो रहता है, जो जॉब पे रखता है, वो कैपिटल लगाता है, एम्प्लॉय कैपिटल लगाता नहीं है। फिर आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सही बात है, अब जॉब की एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, आगे चलकर क्या मेरा बेटा होगा तो क्या वो भी पढ़ाना चालू कर देगा? नहीं, वो जब एम्प्लॉयर होंगे, जब प्रदीप सर उसको हायर करेंगे तभी वो पढ़ा पाएगा, उससे पहले पढ़ा पाएगा नहीं। तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है।
समझ में, मेरी मर्जी से मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिजनेस में मेरी मर्जी से कर सकता था, लेकिन जो प्रोफेशन होता है और जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो नहीं। नेचर ऑफ वर्क क्या है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जो जॉब पे रखता है, उसकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो एम्प्लॉय ये पर्टिकुलर काम ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या करके देगा, खत्म करके देगा। अब जो नेचर होता है जॉब का वो डिसाइड करता है कि काम कैसा होगा, समझा। फिर अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ पे अब अगला टॉपिक चालू हो जाता है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस क्या होता है, एक्टिविटीज क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये हमने देख लिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव, कि बिजनेस करने का, ठीक है, बिजनेस करने का, बिजनेस करने के पीछे क्या क्या मोटिव होता है, किस मोटिव से किया जाता है। तो यहाँ पे दो तरह के मोटिव होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ऐसा मोटिव जो पैसों से रिलेटेड होता है, और एक सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। पहला क्या था, इकोनॉमिक रिटर्न, सही बात है। बिजनेस रन क्यों किया जाता है, बिजनेस रन प्रॉफिट के लिए किया जाता है, तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट अर्न करना। दूसरा क्या था, सर्च फॉर न्यू कस्टमर, ठीक है। अब बिजनेस जो रहता है, बिजनेस लगातार काम करता रहता है, जिसके पास 10 कस्टमर है तो 10 कस्टमर में वो बिजनेस बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा, उस 10 कस्टमर में उसको आगे चलकर और भी नए नए कस्टमर्स क्या चाहिए रहते हैं, ठीक है, नए नए कस्टमर्स वो ढूंढेगा, और साथ ही साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको मेंटेन करके चलेगा, समझ में आ गया। तो सर्चिंग न्यू कस्टमर एक दूसरा होता है। इनोवेशन, देखो हमेशा कोई भी जो बिजनेस होता है, जब कोई भी प्रोडक्ट बनाता है तो वो नई नई चीजें लाता है प्रोडक्ट में। जैसे अगर अब मैं बात करूं साबुन को, पहले नॉर्मल साबुन आता था, फिर अब साबुन आने लग गए, फ्लावर्स की सुगंध वाले साबुन आने लग गया है, फिर उसके बाद ऐसे साबुन आने लग गए कि भाई जो कीटाणु मार दे साबुन, ऐसे साबुन आने लग गए, फिर ऐसे साबुन आने जो टैनिंग आपकी कम कर दे, ऐसे साबुन देखो गोरा चिट्टा मेरी तरह बन के चलो, तो वो तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका हमेशा एक रिक्वायरमेंट पड़ी रहती है कि जहां पे हमें इनोवेशन करना पड़ता है, हमें नई नई चीजों को क्या ढूंढना पड़ता है, ताकि बिजनेस जो रहता है, बिजनेस में कस्टमर्स क्या अट्रैक्ट हो सके और नई नई चीजें क्या ला सके, नई नई चीजों को यूज कर सके। फिर आता बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, सही बात है। हमें एक बिजनेस की जवाबदारी बनती है कि जब कभी भी जो भी रिसोर्स यूज करे उस रिसोर्स को बहुत प्रॉपर्ली और बहुत एफिशिएंटली यूज करे, उसको बर्बाद करे ना, क्योंकि अगर वो बर्बाद ज्यादा करेगा तो बड़ा ऑब्वियस सी बात उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। जब रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से यूज करेगा बिना कोई वेस्टेज के, तो मैं कह रहा हूं कि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट क्या कमा सकता है, ठीक है, बिजनेस में। अब आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब सोसाइटी के लिए उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पहला क्या होता है, पहला चीज ये होता है कि कभी भी वो खराब प्रोडक्ट देगा नहीं, वो हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करेगा, सप्लाई करेगा, कस्टमर्स को अच्छी चीजें देगा, खराब चीजें कभी भी देगा नहीं, ठीक है। जहां पे अगर मैं बात करूं उसके जो सामान होंगे प्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे, ज्यादा टाइम तक चलने वाले रहेंगे, और यूटिलिटी मतलब यूजफुल होंगे कस्टमर के, ठीक, कस्टमर के यूज में आएंगे, आलतू फालतू कोई भी चीज देगा नहीं। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अब आपने देखा होगा कि कई बार बिजनेस में अलग अलग तरह की एक्टिविटी की जाती है अनफेयर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है कि जहां पे कांदा रोक के रखा है भाई और दाम बढ़वा देते, ये सारी चीजें नहीं करनी है। फिर उसके बाद मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बताया कुछ जाता है और होता कुछ, एडवर्टाइजमेंट में बोला जाएगा भाई ये साबुन लगा एकदम गोरे बन जाओगे, एकदम हैंडसम बन जाओगे, लेकिन साबुन लगाने के बाद क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है। फिर आता है रॉन्ग मेजरमेंट, आपने देखा हो कई बार जो कांटे होते हैं, जो वजन कांटे होते हैं, उस मशीन के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है, ये एक गलत मेजरमेंट। तो ये सारी चीजें हमें करनी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बिजनेस आपका ग्रो हो, बिजनेस का एक अच्छा गुडविल बने, तो आपको बिजनेस को अच्छी तरीके से, एक सही तरीके से, सही मायनों में आपको लेके चलना चाहिए, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। बिजनेस का एक सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है जहां पे वो अपने बारे में भी सोचना चाहिए, उसको सोसाइटी के बारे में भी उसको सोचना चाहिए। तो बिजनेस हमेशा इस तरीके से काम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जॉब क्या क्रिएट कर सके, दोनों ही लोगों के लिए, जो स्किल्ड है उनके लिए भी और जो अनस्किल्ड है उनके लिए भी, ठीक है। वो क्या करता है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग होते हैं उनको, और जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए, दोनों के लिए ही जॉब क्या करे, आपका क्रिएट करे। फिर क्या था, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्या होता है, देखो एम्प्लॉइज सीधी बात करूं, ये क्या एक मेजर पार्ट है सोसाइटी का, ठीक है। अब उनका वेलफेयर तभी हो पाएगा जब उनको अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छा एनवायरमेंट दिया जाएगा काम करने के लिए, मतलब मशीनें वगैरह जो सामान वगैरह अच्छे सामान दिए जाएंगे, ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनको, जब वो एक्स्ट्रा काम करे तो उनको इंसेंटिव यानी कमीशन दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, ये एम्प्लॉइज और सोसाइटी दोनों को ही ग्रो करने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आता है हेल्प टू सोशल प्रॉब्लम। यहाँ पे अब बिजनेस की जवाबदारी ये भी बनती है कि वो क्या करे, वो जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं
ट्रैफिक जाम्स हो गए, ठीक है, जो स्लम्स एरिया, जो झोपड़पट्टियां हो रही है उनको कम करे, जो एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है उसको कम करे, ठीक है। बिजनेस हमको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको किसी ना किसी तरीके से कम करने की कोशिश करे, क्योंकि वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, वो सोसाइटी से कई सारी चीजें लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वो एक जवाबदारी बनती है ना कि भाई वो भी क्या करे, कुछ रिटर्न में दे, समझे। फिर आता है कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब जो बिजनेस हाउस है उनको क्या जनरल वेलफेयर हमेशा करते रहना चाहिए सोसाइटी के लिए, जहां पे वो डोनेशन दे अच्छी चीजों के लिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे बच्चों को, जो गरीब बच्चे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छी एजुकेशन क्या कर सके, ग्रैब कर सके। तो इस तरह की एक्टिविटी हमेशा बिजनेस को क्या करती रहनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आता है जो होता है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब बिजनेस का क्या क्या रोल, बिजनेस में जो प्रॉफिट का क्या क्या रोल होता है वो हम देखते हैं। सही बात है। अब बिजनेस में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, वो इन पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टर को रिटर्न्स कब मिलेंगे, जब वो प्रॉफिट अर्न करेंगे। बिजनेस जब प्रॉफिट अर्न करेगा तभी उनको रिटर्न दे पाएगा। अगर वो प्रॉफिट ही नहीं अर्न करेंगे, उनको फायदा ही नहीं होगा, उनको मुनाफा ही नहीं होगा, तो क्या वो कभी भी इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, क्या नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा क्या होता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट है तभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब सीधी सीधी बात है ना, वो खुशी का वीडियो लगा देना सब, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जहां पर आप बिजनेस में क्या करो, आप R&D करो कि आप अपने प्रोडक्ट को और भी नई नई चीजें ला रहे हो, नई चीजें लोगों के सामने लेकर आ रहे हो, नया इनोवेशन करो ताकि लोग क्या कर सके, लोग और अच्छे से उसको यूज कर सके, ठीक है, लोगों की और ज्यादा फायदेमंद हो। तो उसको हम लोग, तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। तो ये चीज जो है वो R&D से ही पॉसिबल हो पाता, वरना नहीं, ठीक है। अगला क्या आता है, ग्रोथ और एक्सपांशन। सबसे पहली चीज समझ लो, ग्रोथ और एक्सपांशन मतलब होता क्या है। पहले 10 मशीनों पे क्या बन रहा था, 100 यूनिट बन रहा था। अब 200 यूनिट की रिक्वायरमेंट आ गई तो यहाँ पे 20 मशीनें ले ली, तो यहाँ पे अब ये क्या हो गया, ग्रो हो गया, ठीक है, और ये ग्रोथ हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्सपांशन कहते हैं। ग्रोथ को हम लोग एक्सपांशन, जब हम बिजनेस बड़ा करते हैं तो उसको एक्सपांड करना बोलते हैं। अब मुझे बताओ, आप बिजनेस बड़ा कब कर पाओगे, जब बिजनेस से प्रॉफिट अच्छी आ रही होगी। अगर प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा होगा तो आप क्या बड़ा कर पाओगे बिजनेस, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बिजनेस में हमेशा जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ जो हिस्सा होता है वो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए ले लेते हैं, और कुछ जो हिस्सा होता है हम वापस से बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं ताकि बिजनेस को और भी ज्यादा क्या बड़ा बनाया जा सके, ठीक है। अगला आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा हमेशा ये हेल्प करता है कि जो भी ड्यूज होते हैं, मतलब जो भी बिजनेस को पेमेंट करना रहता है, बिजनेस जो पेमेंट वो टाइम पे कर पाए, ठीक है। ये हमेशा एम्प्लॉइज को क्या मोटिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फाइनली इसकी वजह से क्या होता है, जब एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे तो बहुत दिल से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, और इससे ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस का एफिशिएंसी का ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। फिर अगला क्या आता है, अगला आता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड। लाइवलीहुड, जो बिजनेसमैन क्या होता है वो क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं उनका मतलब उनके जो रोजगार है, ठीक है, उनका जो रोजगार है वो उनका जिंदगी का क्या गुजारा बसारा करने में हेल्प करता है। जो वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं तभी वो एक डिसेंट सी स्टैंडर्ड लाइफ क्या जी पाएंगे और अपने जितने भी वांट्स हैं उन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अगर वो प्रॉफिट ही अच्छा नहीं अर्न करेंगे तो क्या वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब यहां पे देखो, प्रॉफिट को क्या किया जाता है, प्रॉफिट को कंसीडर किया जाता है एज अ रिस्क का रिवॉर्ड। क्यों किया जाता है, क्योंकि तो बिजनेसमैन होता है वो सारे रिस्क उठाता है कि जहां पर बिजनेस अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो नुकसान में जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर बिजनेस में उल्टा सीधा सारी चीजें उसके ऊपर ही आएंगी, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का रिवॉर्ड होता है उसके लिए, एक तरह का क्या होता है उसके लिए, अवार्ड होता है, ठीक है। कि जहां पर प्रॉफिट से वो क्या होता है, वो मोटिवेट हो पाता है। इतना वर्ड क्लियर है, डन। अब अगला आता है सर्वाइवल, ठीक है, सही बात है। बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है, बिजनेस में जो एम्प्लॉइज है उनको अगर बिजनेस में सर्वाइव करवा के लेके चलना है, ठीक है, मार्केट में अगर बिजनेस की एक अच्छी पोजीशन बनानी है तो उसके लिए आपके पास प्रॉफिट एडिक्वेट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस आपका सर्वाइव नहीं हो पाएगा। मैं ये चीज आपको पहले ही क्लियर कर देता, ठीक है। तो सर्वाइवल की हेल्प करता है। फिर अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैं यहीं पे आपको समझा देना चाहता हूं। अब यहाँ पे देखो, जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है, ठीक है, बिजनेस जो है वो दो तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। पहला होता है इंडस्ट्री, फिर दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री मतलब जहां पे प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर बात करूं तो यहाँ पे 3 तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, यहाँ पे देखेंगे
देखो सबसे पहली चीज इंडस्ट्री समझ लो क्या होता है। इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पे हम क्या करते हैं, गुड्स को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल गुड्स को। मतलब कोई भी सामान है, उस सामान को हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन के थ्रू उसको एक यूजफुल कमोडिटी बनाने के लिए क्या यूज करते, बनाने में क्या हेल्प करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडस्ट्री क्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक बोदरा पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर एक रेती पड़ी हुई है, तो वो पत्थर और रेती को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है नहीं, उसको अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए उसको रिफाइन करना पड़ेगा, उसमें से हमें छाटना पड़ेगा, फिर जाके वो एक अच्छी क्वालिटी का बन पाएगा, फिर उसको हम अच्छे से क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक पहाड़ पर पड़ा हुआ है तो उस पहाड़ को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं नहीं, उसमें माइनिंग की जाती है, माइन के थ्रू उसमें से जो पत्थर होता है, जो रेती होती है, वो निकाली जाती है, फिर जाके यूज किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली रिलेटेड किससे होती है, नेचर से रिलेटेड होती है। ये नेचर ओरिएंटेड क्या इंडस्ट्री होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करने से जो हमारा क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन होता है, जैसे टमाटर उग गए, आलू उग गए, कांदा उग गए, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। समझ में आ गया। तो ऐसी कोई भी जो इंडस्ट्री जो आपके किससे रिलेटेड हो, जो आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री क्या कहते हैं। अब यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ प्राइमरी इंडस्ट्री में भी पहला आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ठीक है, फिर जाके गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या कहते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जहां पे हम क्या करते हैं, जहां हम सॉइल, वाटर और एयर से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर आगे चलकर वो जो मटेरियल्स होते हैं वो आगे के इंडस्ट्रीज में क्या यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं। फिर जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग कर लिया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सेरिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, जहां पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या यूज करके, उनके रिप्रोडक्शन मेथड को यूज करके और भी ज्यादा क्या उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे ये होती मुर्गियां होती है, अब मुर्गियों से हम और भी ज्यादा मुर्गियां बनाने की कोशिश करते हैं, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे आम हो गए, फूल हो गए, फ्लावर्स हो गए, फूल और फ्लावर्स एक ही होता है, फिर उसके बाद आपका ये हो गया फ्रूट्स हो गया। ठीक है, ये इनका एक रिप्रोडक्शन मेथड यूज करके ही हम क्या करते हैं, और भी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की की कोशिश करते हैं, और फिर मार्केट में हम सप्लाई करते हैं। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम आपके प्राइमरी इंडस्ट्री से गुड्स लेते हैं, गुड्स लेके फिर उसको हम मैन्युफैक्चर करके फिर एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस इंडस्ट्री को हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कहते हैं। अब यहाँ पे दो पार्ट है, पहला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पर हम जो रॉ मटेरियल्स है वो आपके प्राइमरी इंडस्ट्री से उठाते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री से उठा के उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं। जैसे मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री से टमाटर लिया, ठीक है, कल्टीवेट किया था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का पार्ट है। अब मैंने टमाटर लिया और टमाटर को मैंने क्या किया, टमाटर को मैंने धोया, उसको पकाया, उसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उसका मैंने टोमेटो सॉस बनाया, तो ये क्या आ गया, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट आ गया, जहां पर मैंने रॉ मटेरियल आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री से लेकर उसको प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या बोलते हैं। अब जो गुड्स बनाए जाते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है प्राइम कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा गुड्स जो क्या किया जाता है, जो बिजनेस द्वारा, इंडस्ट्री द्वारा ही यूज किया जाता है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स कहते हैं। फिर कंज्यूमर गुड्स मतलब क्या होता है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या कहते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है, घर बनाती है, रोड्स बनाती है, डैम्स बनाती है, टनल्स बनाता है, मेट्रोज बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या बोलते हैं। टर्शियरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री बेसिकली कंप्लीटली एक सर्विस इंडस्ट्री होती है, जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, इसमें गुड्स का लेना देना होता नहीं है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करती है, आपका सपोर्ट देती है, हेल्प करती है उनके बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो करने में। जैसे इसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आती है, बैंकिंग आती है, टूरिज्म आता है, एंटरटेनमेंट आता है। ठीक है, अब कॉमर्स आते हैं। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनको प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है। मतलब कॉमर्स मतलब सीधी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जहां पे सामान एक जगह से अलग अलग कस्टमर्स के पास कैसे पहुंच पाएगा, उस चीज का यहाँ पे क्या काम किया जाता है। पहला आता है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम गुड्स और सर्विस क्या कर रहे हैं, खरीद रहे और बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे और बेच रहे हैं, किसके लिए, पैसों के लिए, पैसों के एक्सचेंज में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, आप गए
मार्केट में, आपने क्या किया, टमाटर खरीदा, ठीक है, और उसके बदले आपने क्या किया, उसको पैसे दिए, तो यहाँ पे टमाटर खरीदा गया और बेचा गया, किसके बदले में, पैसे के बदले में, तो उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला आता है होम ट्रेड और एक होता है इंटरनल ट्रेड। यहाँ पे पहला होम ट्रेड मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री है, ठीक है, ये हमारी कंट्री है, जब कभी भी कंट्री के अंदर ही सामान के खरीदा और बेचा जाए, मतलब इंडिया में ही किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, ठीक है, पैसे के एक्सचेंज में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग होम ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको हम लोग होम ट्रेड बोलेंगे या फिर इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान है, राजस्थान से महाराष्ट्र में क्या किया, सामान खरीदा या बेचा जा रहा है पैसे के एक्सचेंज में, तो ये क्या हो गया, आपका होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। मतलब सीधा समझ के रख लो, जब कभी भी सामान खरीदा और बेचा जा रहा है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, तो उसको हम लोग होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड। अब इसमें भी दो टाइप पे, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। क्या बोला गया है, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। देखो होलसेल ट्रेड में क्या होता है, जो सामान खरीदे और बेचे जाते हैं वो बल्क में खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ पे एक यूनिट या फिर 2 यूनिट, मतलब एक सामान 2 सामान ही होता है, आपकी बल्क में बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदा और बेचा जाता है। होलसेलर क्या करता है, जो बंदा होलसेल का बिजनेस रन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदता है प्रोड्यूसर से और उसको रिटेल में, मतलब रिटेल जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब जो उसके जो कंज्यूमर होता है उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचता है। अब छोटी छोटी क्वांटिटी मतलब क्या हो गया, जिस क्वांटिटी में वो प्रोड्यूसर से खरीद रहा है उतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं बेचता है, उससे कंपैरेटिवली छोटी छोटी क्वांटिटी में क्या बेचता है अपने कंज्यूमर को। तो इस तरह के ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका होलसेल ट्रेड बोलते हैं। रिटेल ट्रेड क्या करता है, रिटेल ट्रेड बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये छोटी छोटी ये भी क्या करता है, क्वांटिटी में खरीदता है और किसको बेचता है, फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। अब ये खरीदता है किससे, ये होलसेलर। अब मैंने बताया ना कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है, खरीद के फिर छोटी छोटी क्वांटिटीज में बेचता है अपने कंज्यूमर को। तो उसके कंज्यूमर कौन से होते हैं, रिटेल ट्रेडर होते हैं। कौन होते हैं, रिटेल ट्रेडर, मतलब या फिर रिटेलर हम कह सकते हैं। रिटेलर उसके क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। फिर ये जो रिटेलर होता है ये क्या करता है, ये होलसेलर से खरीदा, होलसेलर से खरीद के कंपैरेटिवली ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में क्या करता है, अपने कंज्यूमर्स को बेचता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी किराना दुकान पे जा रहे हो, आप सामान खरीद रहे हो, तो जो किराना दुकान वाला वो रिटेलर है, वो रिटेलर, और जिसको सामान बेच रहा है वो हम फाइनल कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, हमें बहुत छोटे, हम 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे ऐसे सामान खरीदते हैं। समझ में आ गया। और वो जो रिटेलर है वो किसी और से सामान खरीदता है, लेकिन वो कंपैरेटिव हमसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है। और जो प्रोड्यूसर होता है, जो होलसेलर होता है, वो प्रोड्यूसर से खरीदता है, वो और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है। क्लियर है। अब आता है फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अब जब फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या हो गया, जब कभी भी दो देशों के बीच में सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, ठीक है, पैसों के एक्सचेंज में, मतलब मनी के एक्सचेंज में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। समझा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पे भी 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक होता है इंपोर्ट ट्रेड होता है और एक एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है, जब कभी भी, जैसे हमारे इंडिया है और ये फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो चाइना है, ठीक है, जब कभी भी हम चाइना से सामान हमारे देश में क्या कर रहे हैं, मंगा रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट करना। क्या करना, इंपोर्ट करना। जब कभी भी हम दूसरी कंट्री से सामान खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट करना बोलते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब क्या होता है, जब हमारी कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री को सामान बेचती है, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। क्लियर हो गया। जब कभी भी दूसरी कंट्री से हम सामान खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट करना बोलते हैं। जब कभी भी दूसरी कंट्री को हम सामान बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना बोलते हैं। अब एंट्री पोर्ट मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्या बोला गया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दिस गुड्स टू अनदर कंट्री। देखो सीधे, ये चाइना है, ये इंडिया और ये अमेरिका है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चाइना से गुड्स खरीदा, सही बात है, फिर चाइना से गुड्स खरीद के इंडिया में आया और फिर उसी गुड्स को हमने क्या कर दिया, हमने अमेरिका को बेच दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पोर्ट। कि जहां पर हमने क्या किया, हमने गुड्स तो दूसरी कंट्री से खरीदा, लेकिन कंट्री, उस दूसरी कंट्री से खरीद के हमने फिर किसी और कंट्री को बेच दिया, तो इस एक्टिविटी को हम लोग एंट्री पोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, जब कभी दूसरी कंट्री से हम सामान खरीदते हैं तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। जब कभी भी दूसरी कंट्री को हम सामान बेचते हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। एंट्री पोर्ट कॉम्बिनेशन है कि जहां पर हम दूसरी कंट्री से सामान खरीद रहे हैं और खरीद करके फिर उसी सामान को हम किसी और कंट्री को बेच दे रहे हैं तो उसको एंट्री पोर्ट बोलेंगे। डन। अब आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, ठीक है, ऐसी सर्विसेज होती है जो बिजनेस को क्या हेल्प करती है, क्या उसकी गुड्स और सर्विसेज को क्या बेचने में
ठीक है। सबसे पहले क्या आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। ट्रांसपोर्ट मतलब जब कभी भी हम सामान एक जगह से दूसरी जगह क्या पहुंचाते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से वहां गया तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे तरीके होते हैं, मीन्स मतलब क्या होता है, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ट्रक से, रेलवे से, एयरवे से हम क्या गुड्स पहुंचाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन एक मेन एक्टिविटी यहाँ पे निकल के आती है। फिर क्या आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब क्या होता है कि देखो एक इंडस्ट्री है, उसने कई सारे गुड्स क्या कर दिए, प्रोड्यूस कर दिए। अब जरूरी जितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए सारे के सारे गुड्स अभी क्या नहीं, ये दरवाजा खोलना, ठीक है, सारे के सारे गुड्स क्या हो जाएंगे, वो एक ही बार में बिक जाए। लेकिन अब उसको अच्छे से मतलब सही क्वालिटी में उसको प्रिजर्व करके रखना भी हमारी जवाबदारी बनती है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेयर हाउस यूज करते हैं। तो वेयर हाउस बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जितने भी गुड्स हमारे स्टॉक में पहले से बने रहते हैं उनको क्या सही कंडीशन में रखने में क्या हमें हेल्प करता है। फिर आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस बेसिकली बिजनेस को मदद करता है, जो भी उनके फाइनेंशियल लॉसेज होने वाले रहते हैं उस फाइनेंशियल लॉसेज से बचाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, ये अब वेयर हाउस में सामान रखा हुआ है, अब इसमें 3-4 चीज हो सकती है, इसमें आग लग सकता है, चोरी हो सकता है, ठीक है, खराब हो सकता है। अब यहां पे जब मैं इसका इंश्योरेंस करवा दूंगा ये सामान का, अब इसका मैंने फायर इंश्योरेंस करा दिया या फिर थेफ्ट इंश्योरेंस करवा दिया, जो भी मैंने इंश्योरेंस करवा दिया, अब अगर सामान जल जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो यहां पे मुझे पछताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने इंश्योरेंस करवाया तो वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये जो नुकसान हो इस नुकसान का भुगतान करके देती है। लेकिन हाँ, मुझे इसके लिए कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करके चलना पड़ता है। फिर अगला आता है बैंकिंग। अब देखो बिजनेस चला रहा कौन, एक इंडिविजुअल पर्सन चलाते हैं फिर ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं। अब पैसा रह के कितना रहेगा, एक लिमिटेड ही पैसा रहेगा। अब उनको और भी पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो पैसा आता कहां से, वो आता बैंक से। बैंक क्या करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। कई बार उनके एम्प्लॉयज के अकाउंट में सैलरी डालनी रहती है, तो यहाँ पे बंदा क्या करेगा, बंदा सैलरी डालता रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, तो सैलरी डालने का काम कौन करती, बैंक अकाउंट करती थी भाई। ऑटोमेटिक ऑटोमेशन दे दिया बैंक वाले को कि भाई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि ये तारीख को इतना इतना मेरे एम्प्लॉयज है, इनका जो सैलरी ये अकाउंट में क्या जाना चाहिए। सो वहां पे प्रोड्यूसर से पूछेंगे भी नहीं, ऑटोमेटिकली सैलरी क्या होगा, करंट अकाउंट से कट के डायरेक्टली एम्प्लॉयज के अकाउंट में क्या चला जाएगा। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है किसी भी कमोडिटी को या फिर किसी भी गुड्स को क्या प्रमोट और उसको बेचने के लिए। ठीक है, ये कस्टमर्स को क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि भाई देखो फलाना फलाना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, एडवर्टाइजिंग है। फिर मर्सेंटाइल एजेंट्स होते हैं। मर्सेंटाइल एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली एज अ लिंक का काम करते हैं, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। कई बार आपने देखा होगा दुकानों पे कुछ एजेंट्स आते हैं, देखा है, एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो एजेंट्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर द्वारा एजेंट्स होते हैं, जो जाके अलग अलग शॉप पे अलग अलग जगह जाके कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और प्रोडक्ट को बेचने में हेल्प करते हैं। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प करता है प्रोड्यूसर को, ट्रेडर्स को और कंज्यूमर्स को क्या इंफॉर्मेशन क्विकली एक्सचेंज करने में। अब ये मोबाइल फोन से किया जाता है, ईमेल से किया जाता है, पोस्टल सर्विस से किया जाता है, इंटरनेट से किया जाता है। आज आपने देखा होगा कि कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खराब निकल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फीडबैक देते हैं, हम क्या करते हैं, मेल ड्रॉप करते हैं, हम सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनके क्या कहते हैं, उनको टैग करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का पार्ट है कि जहां पर हम क्या करें, हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें। डन, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पे समझा दिया वन शॉर्ट तरीके से। होप सो ये पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसलिए अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना। फिर हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।